हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित परदेशी। एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, फिजिक्स की सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। ठीक, हमारा चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं और समझते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। हियर इज एन एग्जांपल। ठीक है, एक कार है जो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है। मतलब जब भी कोई बॉडी या कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन करता है, सीधा चलता है, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। या फिर मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तो उसे भी हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज पार्टिकल? अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज अ नेग्लिजिबल डायमेंशंस। ठीक है, पार्टिकल किसको बोलते हैं हम बच्चों? पार्टिकल हम उस बॉडी को बोलेंगे विच हैज एन नेग्लिजिबल डायमेंशन। मतलब जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में अगर उसका डायमेंशन बहुत छोटा हो तो हम उसे पार्टिकल बोल सकते हैं। मतलब अगर हम बोले यूनिवर्स के कंपैरिजन में, तो यूनिवर्स के कंपैरिजन में आप अर्थ को भी पार्टिकल बोल सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि पार्टिकल बहुत छोटे साइज का हो, उसका जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? Rigid body is a combination of particles, and when a external force is applied, there will be no change in its dimension. ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो रिजिड बॉडी हम किसको बोल सकते हैं? उस बॉडी को आप रिजिड बॉडी बोल सकते हो जिसके दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जिसके दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती, उसको हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, चलो तो रिजिड बॉडी से आगे बढ़ते हैं। आर यू अ पार्टिकल और रिजिड बॉडी? ठीक है, क्वेश्चन है कि आप क्या हो, एक पार्टिकल हो या रिजिड बॉडी हो। सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि आप एक पार्टिकल हो या रिजिड बॉडी हो। ठीक है, सो एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस, यू आर कंसिडर्ड टू बी अ बॉडी। ठीक, एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस, यू आर कंसिडर्ड टू बी अ बॉडी। ठीक, यहां देखो, एक एरोप्लेन के केस में हम लोग देखते हैं, एरोप्लेन और अर्थ के कंपैरिजन अगर हम देखें तो अर्थ से एरोप्लेन हमें एक पार्टिकल की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज, पर्सन अपीयर्स एज अ बोलो जल्दी जल्दी, क्या? पार्टिकल। वेरी गुड। एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज, पर्सन अपीयर्स एज अ पार्टिकल। ठीक, तो जब रिलेटिव डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होती है, एरोप्लेन कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन अगर अर्थ से हम उसे बहुत हाइट पर देखें तो वो हमें एक छोटा सा पार्टिकल ही दिखाई देता है। तो ऐसा कब होता है? एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज, पर्सन अपीयर्स एज अ पार्टिकल। ठीक, उसमें बैठे हुए लोग भी हमें पार्टिकल की तरह ही दिखाई देंगे। दैट इज पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक, नाउ रेस्ट एंड मोशन को हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज रेस्ट? ठीक, व्हाट इज रेस्ट? टीवी एट रेस्ट, fan at rest. If a body does not change its position with respect to surrounding, then the body is said to be at rest. ठीक, कब हम किसी बॉडी को रेस्ट में बोल सकते हैं? जब किसी बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। अगर बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक, नाउ व्हाट इज मोशन? मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन। ठीक, मूविंग कार। ठीक, ठीक, चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है तो उस तरह के मोशन को, इसे हम बोलते हैं मोशन। ठीक, सो नाउ व्हाट इज मोशन? इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। आर द पैसेंजर्स आर इन द बस एट रेस्ट और इन मोशन? ठीक है, ये जो पैसेंजर्स देखो बच्चों, बस में कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, पैसेंजर्स रेस्ट में या मोशन में? तो मोशन या रेस्ट होना भी एक रिलेटिव वर्ड है। अब मैं पूछ रहा हूं इन लोगों के कंपैरिजन में, है ना, अगर ये लोग, इन लोगों के रिस्पेक्ट में बात करें तो दीज पैसेंजर्स आर इन मोशन एज द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्योंकि ये लोग पैसेंजर्स की पोजीशन को चेंज होता हुआ देख रहे हैं और डेफिनेशन बोलती है इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो आर द पैसेंजर्स इन द बस एट रेस्ट और इन मोशन?
तो आंसर था पैसेंजर्स इन द बस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर बट दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। पैसेंजर्स इन द बस आर इन मोशन रिलेटिव टू द पीपल एट बस स्टॉप। अगर आप उन्हीं पैसेंजर्स की कंपैरिजन में बात करोगे जो बस के अंदर ही बैठे हुए थे, सो दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द पीपल एट द बस स्टॉप। ठीक, इन लोगों के कंपैरिजन में देखो, ये सब लोग क्या देख रहे हैं कि बस भी मोशन में है और पैसेंजर्स भी मोशन में। इन लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि बस भी मोशन में और पैसेंजर्स भी मोशन में, तो इनको क्या दिखेगा कि इन सब की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ये सब मोशन में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेस्ट? A body is said to be at rest when there is no change of position with respect to time. Now, what is motion? Motion is change of position with respect to time. ठीक, टाइम के साथ अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोशन। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the study of motion of object without any reference to the cause of motion is called kinematics. Now, what is kinematics? बच्चों समझ में आया kinematics क्या होता है? The branch of mechanics that deals with the study of motion of objects without any reference to the cause of the motion is called kinematics. Very good. A system of coordinate axis with respect to which an event can be described is called frame of reference. ठीक, चलो काइनेमेटिक्स किसको बोलेंगे बच्चों? है ना, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस। अगर किसी रेफरेंस के बिना अगर आप मोशन की बात कर रहे हो, ठीक है, बिना किसी रेफरेंस के, तो मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो उस मोशन को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। नाउ, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ एन इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन इसमें रेफरेंस है। रेफरेंस किसको बोलोगे आप? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उस बॉडी को या उस पॉइंट को बोल देंगे जिसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स मेजर किए जा रहे हैं। ठीक है, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन बिल्कुल रिलेटिव टर्म है, जैसे हमने अभी देखा। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक, चलो ये जो पीपल है जो बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, ये क्या है? वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इन लोगों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये सब मोशन में है, लेकिन अगर इस फ्रेम के खुद के कंपैरिजन में बात करें तो ये सब रेस्ट में है। ठीक, ये अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये खुद रेस्ट में है, लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बस मोशन में, क्योंकि उसको पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो let us see how the states of motion and rest are related. ठीक, rest and motion are related terms. They are not absolute. A body can be at rest or in motion with respect to reference frame. ठीक है, rest और motion क्या है? एक relative term है। rest और motion दोनों क्या है बच्चों? एक relative term है। relative term होने का मतलब है कि हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी वो किसी के रिस्पेक्ट में होगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो भी वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होगी। देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज परफेक्टली एट रेस्ट। मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट इज इम्पॉसिबल। मतलब ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो दुनिया के हर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे सन है, तो सन भी किसी ना किसी, सन तो हमें मोशन में दिखता है, सन अर्थ से मोशन में दिखता है, तो सन भी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो सबको रेस्ट में ही दिखे, सबको रेस्ट में दिखे। अगर ऐसी कोई बॉडी होती जो सबको रेस्ट में दिखती तो हम बोल देते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज परफेक्टली एट रेस्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, अ मैन इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू को पैसेंजर्स बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मैन आउटसाइड द ट्रेन। ठीक, ट्रेन में जाता हुआ आदमी अपने को पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोगों के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोगों को उसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए लोगों को उसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ट्रेन में बैठे हुए लोगों के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है और प्लेटफॉर्म वालों के लिए मोशन में। ठीक है, चलो अब कुछ सिंपल एमसीक्यू टाइम। अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल यूनिट्स, डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस। ठीक, अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल, किसे हम पार्टिकल बोलेंगे? इसकी क्या नेग्लिजिबल होना चाहिए? डायमेंशंस। ठीक, अगर पार्टिकल की डायमेंशंस नेग्लिजिबल है
डायमेंशंस नेग्लिजिबल है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल। उस ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं पार्टिकल। चलो, रिजिड बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी नो चेंज इन इट। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोन। ठीक, नाउ dimension is the right answer. Rigid body is a combination of particle and when external force is applied there will be no change in its dimension. याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाने पर उसके दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट, नॉन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और बोथ ए बी एंड सी। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। अभी बताया था मैंने, एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती और रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म भी है। तो रेस्ट और मोशन के लिए जो सही वर्ड है वो क्या है, बोथ ए बी एंड सी। बी नॉट एब्सोल्यूट एंड सी रिलेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन पे। ठीक, क्रॉलिंग आंट्स। ठीक, ये जो एंट्स है ये एक सीधी रेखा में चलती हुई दिखाई दे रही है ना। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, ये किस टाइप का मोशन है, दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, सब एक सीधी रेखा में चलते जा रहे थे। ठीक है, नाउ कॉकरोच मूविंग ऑन अ फ्लोर, ये जो कॉकरोच है ये फ्लोर पे चला, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट। कॉकरोच जब फ्लोर पे चलता है ना, तो ये फ्लोर पे चल रहा है, ये आड़ा तिरछा सीधा इधर उधर कहीं भी चलता है, जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में चले। तो इसका जो मोशन है ये प्लेन में, और मोशन इन प्लेन को हम बोलते हैं बच्चों टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। फ्लाइंग हनी बी। ठीक, अगर हम एक फ्लाइंग हनी बी की बात करें, तो ये हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका मोशन ना तो स्ट्रेट लाइन में है ना ही प्लेन में है, इसका मोशन तो स्पेस में है, तो इसे हम बोलेंगे मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट। ठीक, दिस इज मोशन इन अ स्पेस एंड दिस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक, तो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, ये देखो इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन में चल रहा है, तो मोशन इसको हम बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या था, हनी बी का मूवमेंट, तो ये क्या है, मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, चलो कुछ सिंपल एमसीक्यूज है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, इसका आंसर सबको पता है, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, वेरी गुड। मोशन इन वन डायमेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन स्पेस, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, which one is correct, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी बताया था मैंने आपको। नाउ वी आर कमिंग टू द रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, रेक्टी प्लस लीनियर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है रेक्टी और लीनियर। रेक्टी का मतलब होता है स्ट्रेट और लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जब मोशन होता है, मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। द मोशन ऑफ कार ऑन अ रोड, ठीक है, देखो मोशन ऑफ कार ऑन अ रोड इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन नीड नॉट बी वन डायमेंशनल नेसेसरीली, जरूरी नहीं कि वो हमेशा वन डायमेंशनल हो। रेक्टिलिनियर मोशन कैन बी एनी स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन हो सकता है, प्लेन में भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो भी रेक्टिलिनियर होगा, बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट रेक्टिलिनियर मोशन बी ट्रीटेड एज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, चलो ये देखो, ये जो कार है अगर इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में, तो भी हम इसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, जबकि इसका जो मोशन है वो प्लेन में हो रहा है। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा घुमाना पड़ेगा और उसे एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए सब लोग। ये देखो, है ना, अगर मैं इस तरह से अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को घुमा लूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ ऐसा दिखाई देगा और जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर हो जाएगा। ठीक, नाउ रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम डज नॉट चेंज द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द कार। ठीक,
रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक, हम इसे रेक्टिलिनियर तब भी मान सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड अलोन एंड नो डायरेक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल पाथ, लेंथ एंड स्पीड। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उस तरह की क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल्स है पाथ, लेंथ, स्पीड है ना, एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटी विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक, ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो करती है और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वेक्टर लॉस को भी फॉलो करे, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा, ऐसी कई सारी वेक्टर क्वांटिटीज सिलेबस में हमें आने वाली आगे चल के, ठीक है। पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड पाथ लेंथ, ठीक है। पाथ लेंथ क्या होती है बच्चों? जैसे मान लो किसी ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करा, वो ऐसे चला है ना, ऐसे चलता हुआ पॉइंट बी पर आया, तो ए और बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, ए और बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ये वाली, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो टोटल पाथ लेंथ है इसकी, टोटल पाथ लेंथ, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक। सो टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये बहुत आसान सी चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, सबको ही आती है, ठीक है। देखो ये है होम और ये आपका कॉलेज, अब लोगों के लिए स्कूल बोल देता हूं मैं, ठीक है नाउ, और ये मैकडॉनल्ड्स, ठीक, और ये कोई बच्चा है जो होम से, घर से कॉलेज गया, ठीक है, फिर कॉलेज से मैकडॉनल्ड्स गया, और फिर जो टोटल पाथ लेंथ है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम होम टू कॉलेज प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम कॉलेज टू मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। तो जो पाथ लेंथ है वो यहां से यहां और यहां से यहां, इन दोनों का सम होगी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? होम टू मैकडॉनल्ड, डिस्प्लेसमेंट हुआ डी होम टू मैकडॉनल्ड्स। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, है ना। चलो, पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पॉसिबल है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हो? क्या ये पॉसिबल है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हो? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। किस केस में पॉसिबल होगा? इफ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उस केस में पाथ लेंथ होम टू मैकडॉनल्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी होम टू मैकडॉनल्ड है, ठीक है। तो path length equal to displacement. If a body is moving on a straight line, then its path length is exactly equal to the displacement. ठीक, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। कब बराबर होंगे? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक। पाथ लेंथ विल नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल, पाथ लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकती लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? ये जो बच्चा था इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर आया, ठीक है, फाइनल पोजीशन से फिर इनिशियल पोजीशन पे चला गया, तो इसने कैसा मूवमेंट किया? इसने किया एक राउंड ट्रिप, ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल और फाइनल से इनिशियल, मतलब होम टू मैकडॉनल्ड, मैकडॉनल्ड टू होम। तो जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट भी हो गया। इसका मतलब इसका जो पाथ लेंथ है वो तो हो गया होम टू मैकडॉनल्ड प्लस मैकडॉनल्ड टू होम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, ठीक। पाथ लेंथ क्या हुआ? होम टू मैकडॉनल्ड प्लस मैकडॉनल्ड टू होम और डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, ठीक। ये सबको क्लियर है? चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में और may not be equal to the path length traveled by an object. Magnitude और displacement may और may not be equal to the path length. ठीक, जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ के इक्वल हो भी सकता है इफ बॉडी ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सब ये सारे पॉइंट क्लियर है, अभी बताए थे मैंने कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, हमेशा इक्वल हो जरूरी नहीं, लेकिन पाथ लेंथ हम ज्यादा भी हो सकती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट for a complete motion may be zero but the corresponding path length is not zero, ठीक। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर मोशन के लिए जीरो हो सकता है
लेकिन जो करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ होगी वो 0 नहीं होगी। ठीक है, चलो तो एमसीक्यू टाइम है। करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट 0। ठीक, ये लो 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए सामने। 4 ऑप्शन देखो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट 0। सेकंड ऑप्शन है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आल्सो 0। थर्ड ऑप्शन है व्हेन डिस्टेंस इज 0 डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0। फोर्थ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, चलो वन बाय वन एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट 0। ये क्या ये करेक्ट है? डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट 0, जरूरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आल्सो 0, दिस इज रॉन्ग। व्हेन डिस्टेंस इज 0 displacement is not 0, this is absolutely wrong. Distance traveled and displacement are always equal, this is also absolutely wrong. So the first option is the correct answer. First option is the correct answer. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। the numerical ratio of distance displacement to distance is always less than 1, always greater than 1, always equal to 1, maybe less than 1 or equal to 1. दिस इज करेक्ट, मे बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक, मतलब जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे तो 1 के इक्वल होगा। बाकी केसेस में पाथ लेंथ या डिस्टेंस ऐसा बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होता है, तो वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, चलो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट from initial to final position is known as distance. The total distance traveled by an object from initial to final position is path length. इसको हम क्या बोलते हैं? path length. ठीक, चलो वेरी गुड। यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, covers equal distance at equal interval of time, however small the time interval may be, it is said to be in uniform motion along a straight line. ठीक, देखो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्पीड क्या होती है? रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है? रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी को ऐसा बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। एग्जाम्पल, स्पीड और वेलोसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट आया, तो इसकी स्पीड क्या होगी? टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक, ड्यूरिंग टोटल जर्नी लेट DHM इक्वल टू 2 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 1 आवर, पाथ लेंथ इक्वल टू DHM प्लस DMH, तो ये हो गया 2 किलोमीटर जाने का और 2 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी? 4 किलोमीटर। और जाने में इसको टाइम, अच्छा टाइम कितना लगा? 1 आवर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो अब अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन 4/1 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो हो जाएगा 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक MCQ है। देखो बच्चों, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। होपफुली सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चों इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।